नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपके मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेके आए हैं क्लास 12th जियोग्राफी का जो 7वां चैप्टर है, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा तृतीय क्रियाकलाप के प्रकार। तो तृतीय क्रियाकलाप के प्रकार जो है वो है व्यापार, परिवहन, संचार और अन्य सेवाएं। ठीक है, और चतुर्थ क्रियाकलाप के प्रकार है वो है सूचना आधारित अनुसंधान 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 एवं विकास कार्य। और पंचम क्रियाकलाप के प्रकार है वो है विशेषज्ञ, परामर्शदाता, नीति निर्देशक। ठीक है, और फिर हमारा आता है पहला टॉपिक है व्यापार। तो तृतीय क्रियाकलाप में व्यापार पहला आता है। तो पहले में व्यापार में क्या होता है, तो व्यापार का अर्थ होता है वस्तुओं का क्रय या विक्रय, वस्तु को खरीदना या बेचना। क्रय या विक्रय यानी कि वस्तुओं को खरीदना या बेचना। यह सारा कार्य कस्बों और नगरों में किया जाता है। ये जो कार्य होता है वो कस्बों या नगरों में किया जाता है। ठीक है, और जिन्हें व्यापारिक केंद्र कहा जाता है, जो ये कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, व्यापारिक केंद्र। और ग्रामीण विपणन केंद्र। तो ग्रामीण विपणन केंद्र क्या होता है, अगला टॉपिक हमारा ग्रामीण विपणन केंद्र। ये निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं। ये जो निकट में बस्तियाँ होती हैं उनका पोषण करते हैं। इन केंद्रों पर व्यावसायिक सेवाएं विकसित नहीं होती। ठीक है, जो व्यावसायिक सेवा होती है वो विकसित नहीं होती, और ये केंद्र केवल स्थानीय ग्रामीण आवश्यकता पूरी करते हैं। फिर अगला टॉपिक हमारा आता है नगरीय विपणन केंद्र। तो इसमें क्या होता है, नगरीय विपणन केंद्र में ये केंद्र विशेष नगरीय सेवा प्रदान करते हैं, और ये केंद्र विनिर्मित वस्तुएं प्रदान करते हैं। ये केंद्र व्यावसायिक सेवाएं जैसे टी, टीचर, एडवोकेट, डॉक्टर भी प्रदान करते हैं। ठीक है, और फिर आता है हमारा फुटकर व्यापार। तो फुटकर व्यापार में क्या आता है, इस व्यापार में कस्टमर वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से खरीदता है, और उदाहरण के तौर पर देखें तो रेडी वाले, फेरी वाले, दुकानदार है, ये सभी। ठीक है, अगले टॉपिक में हम देखते हैं। तो आगे आता है थोक व्यापार। ठीक है, आगे आता है थोक व्यापार। तो इसमें क्या आता है, तो थोक व्यापार का गठन बिचौलियों तथा सौदागरों द्वारा मिलकर किया जाता है, और ये लोग जो होते हैं वो सीधा विनिर्माताओं से बड़े पैमाने पर माल खरीदते हैं और फुटकर व्यापारियों को बेचते हैं। ठीक है, फुटकर व्यापारियों को बेचते हैं, और ये फुटकर व्यापारियों को उधार भी देते हैं। ठीक है, जो फुटकर छोटे व्यापारी होते हैं उनको ये उधार भी देते हैं। और पर्यटन, आगे देखते हैं पर्यटन। तो पर्यटन क्या है, तो पर्यटन एक यात्रा है जो व्यापार के बजाय आनंद तथा घूमने फिरने के लिए की जाती है। ठीक है, पर्यटन यानी कि हम किसी जैसे पिकनिक जाते हैं वगैरह, तो ये एक व्यापार नहीं होता। इसमें क्या होता है, आनंद, अपने खुद के आनंद के लिए, मस्ती के लिए ये यात्रा की जाती है। फिर आगे हम देखते हैं। तो आगे है हमारे टॉपिक है पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक। तो पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो पहला आता है मांग। मांग में क्या, आजकल छुट्टियों के लिए मांग तेजी से बढ़ी है। ठीक है, जीवन में सुविधा तथा फुर्सत के समय लोग आराम के लिए छुट्टियों में घूमने जाते हैं। जब भी बच्चों की छुट्टियां पड़ती है तो जीवन में फुर्सत के लिए वह घूमने के लिए जाते हैं, तो उस प्रकार से इसकी मांग बढ़ी है। फिर है परिवहन। परिवहन सुविधाओं में सुधार के साथ पर्यटन की शुरुआत हुई है। ठीक है, तो इसका दूसरा कारण ये भी है कि परिवहन में सुधार हुए तो लोग आसानी से मान जाते हैं कि भाई यहाँ घूमने जाते हैं। बेहतर सड़कों पर कार द्वारा यात्रा आसान होती है, इसलिए भी लोग घूमने जाते हैं। ठीक है, फिर है दूसरा है जलवायु। तो जलवायु में क्या है कि ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले लोग धूपदार गर्म मौसम में घूमना पसंद करते हैं, और जो गर्म क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं वो हिल स्टेशन यानी कि जाना पसंद करते हैं, यानी कि ठंडी जगह पे जाना पसंद करते हैं। ठीक है, और फिर चौथा आता है भूदृश्य। तो भूदृश्य में क्या है, अधिकतर लोग उन क्षेत्रों में छुट्टियां बिताना पसंद करते हैं जहाँ की भू आकृति सुंदर होती है, जैसे पर्वत है, जिले है, समुद्र है। ठीक है, पर्वत, जिले, समुद्र। और फिर पांचवा आता है इतिहास एवं कला। तो इतिहास एवं कला में क्या आता है, तो किसी किसी क्षेत्र के इतिहास एवं कला में अट्रैक्शन होता है, इसलिए लोग प्राचीन नगरों, किलों एवं महलों में घूमने जाते हैं। ठीक है, और आगे हम देखते हैं। तो आगे है, तो फिर अगला टॉपिक हमारा आता है संचार। तो संचार से जुड़ा हुआ क्या है इसमें, तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों का एवं भावों का आदान प्रदान संचार कहलाता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों का एवं भावों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। संचार के साधन है तो है वो है समाचार पत्र, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल फोन। ठीक है, कौन कौन से समाचार पत्र, टीवी, इंटरनेट और मोबाइल फोन। और दूरसंचार में उन्नत क्रांति हुई है, और संदेशों के भेजे जाने का समय अब सप्ताहों से मिनटों में घट गया है। पहले संदेश भेजते थे, चिट्ठियाँ भेजते थे तो सप्ताह, महीने कई लगते रहते, लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, मोबाइल का विकास हुआ, तो व्हाट्सअप के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा हम अपने मैसेज को या कॉल करते हैं, हमें अपने मैसेज को मिनटों में बदल दिया। ठीक है, और इंटरनेट में ने विश्व संसार में क्रांति ला दी है। मतलब इंटरनेट जो है वो संसार के माध्यम में बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है, और अगले टॉपिक में हम देखते हैं चिकित्सा पर्यटन। तो चिकित्सा पर्यटन में क्या, जब कोई व्यक्ति चिकित्सा इलाज के लिए किसी दूसरे स्थान में, ठीक है, किसी दूसरे देश में जाता है तो उसे चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। मतलब अपने इलाज के लिए किसी दूसरे देश में जाता है तो उन्हें चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। ठीक है, फिर आगे आता है
बायस्ट्रोन तथा इसके बढ़ने के कारण, ठीक है, बायस्ट्रोन तथा इसके बढ़ने के कारण। तो बायस्ट्रोन का अर्थ होता है अपने कार्य को किसी दूसरे देश में स्थापित करना, ठीक है, अपने कारोबार को दूसरे देश में ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। तो इसका कारण क्या क्या होता है, तो कुछ देशों में श्रमिक कहते हैं, ठीक है, कुछ देशों में श्रमिक कहते हैं। और इंटरनेट के द्वारा कोई भी कार्य कंपनी दूसरे देश में करवा सकती है, इंटरनेट के द्वारा भी हम करवा सकते हैं, ठीक है। और वैश्वीकरण के कारण भी इसे बढ़ावा मिला है, ठीक है। और फिर आगे देखते हैं हम, तो अंक विभाजन। आगे हमारा टॉपिक है अंक विभाजन। तो अंक विभाजन क्या है, कोई भी देश कितनी जल्दी से जल्दी अपने नागरिकों को सूचना तथा संसार के लाभ उपलब्ध कराता है, ठीक है। और इसी को अंकीय विभाजन कहते हैं, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, अंकीय विभाजन। और विकसित देश इस दिशा में आगे बढ़ गए, जो विकसित देश है वो इस दिशा में आगे बढ़ गए, और विकासशील देश है अभी भी पीछे है, ठीक है, जिनका विकास हुआ है वो पीछे है, लेकिन जो विकसित देश है वो अभी इनमें आगे बढ़ गए। और आगे हम देखते हैं, तो अगला टॉपिक है, तो अगला जो टॉपिक है वो है हमारा लौह इस्पात उद्योग। तो लौह इस्पात उद्योग में क्या है, तो यह उद्योग सभी उद्योगों का आधार है, ठीक है, और इसे आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। यह आधारभूत उद्योग इसलिए है क्योंकि अन्य उद्योगों के लिए मशीनों और औजारों लोहे के ही बने होते हैं। ये इसके जो मशीन और औजार होते हैं वो लोहे के बने होते हैं, ठीक है, और इसे भारी उद्योग भी कहा जाता है, ठीक है। और क्योंकि इसमें भारी भरकम कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है, इसमें भारी भरकम माल प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए इसे भारी उद्योग भी कहते हैं। और लोहा निकालने के लिए लोह यश को झोंका भट्टियों में कार्बन और चूना पत्थर के साथ पिघलाया जाता है। पिघला हुआ लोहा बाहर निकलकर जब ठंडा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, कच्चा लोहा कहते हैं, ठीक है। और उसे क्या कहते हैं, कच्चा लोहा कहते हैं। और आगे हम देखते हैं, तो इसी कच्चे लोहे में मैग्नीज मिलकर इस्पात बनाया जाता है। इसी कच्चे लोहे में जब मैग्नीज मिल जाता है तो उसे इस्पात बनाया जाता है। फिर आता है हमारा सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग में क्या है, तो सूती वस्त्र उद्योग को हम देखें तो प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीकी से बनाए जाते थे, ठीक है, पहले हाथों से बनाए जाते थे, हाथों से सिले जाते थे। और 18वीं शताब्दी में इलेक्ट्रिकल कार्गो का उपयोग होने लगा, मशीनें आने लगी, ठीक है। और फिर बाद में सूती वस्त्र की ज़्यादातर मिले महाराष्ट्र और गुजरात में है। ज़्यादातर मिले कहाँ पर है, महाराष्ट्र और गुजरात में। और क्योंकि इन जगहों पर कपास का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, और भारत कपास का उत्पादन ज़्यादा होता है जिससे कि ऊन भी ज़्यादा प्राप्त होती है, इसलिए वहाँ पे उनकी मिलें बनाई जाती है, ठीक है। और भारत आज के समय अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, नेपाल, सिंगापुर और अफ्रीका को सूती वस्त्र निर्यात करता है। मतलब अमेरिका, इंग्लैंड जो अन्य देश है उनमें भी सूती वस्त्र अपने इंडिया से जाते हैं, भारत से जाते हैं, ठीक है। और सूती वस्त्र उद्योग से कुछ यानी उद्योगों को भी बढ़ावा मिलता है, कुछ अन्य उद्योगों को भी बढ़ावा मिलता है, जैसे रंगाई उद्योग, पैकिंग उद्योग, ठीक है। और सूती वस्त्र उद्योग के सामने समस्या क्या क्या है, तो पुरानी मशीन है, श्रमिकों की कमी है, और कठिन प्रतिस्पर्धा है, ठीक है, और बिजली मतलब कंपटीशन, ठीक है, और बिजली आपूर्ति न होना, बिजली की पूर्ण आपूर्ति नहीं होती है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार था हमारा चैप्टर नंबर 7 तृतीय एवं चतुर्थ क्रियाकलाप। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक को लेकर, और साथ में नोट्स को लिखते रहिएगा, नोट्स को लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये मैं आपको हर वीडियो में याद दिलाता रह रहा हूँ। तो नोट्स को अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ में। धन्यवाद, मिलते हैं अन्य टॉपिक को लेकर। ओके।